नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक नंबर 1 शो दंगल। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रण क्षेत्र जहां पर जीत हार की तकदीर भी देश की तकदीर बदलती है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है। यूपी में चुनाव अगले साल होने, लेकिन सियासत ने इंतजार करना छोड़ दिया है। तैयारी शुरू हो चुकी है। पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर है। संदेश साफ है कि संगठन और चुनावी मोड में वो आ चुके हैं। बूथ से लेकर मंडल तक, कार्यकर्ताओं से लेकर नेतृत्व तक 2027 की बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन हर चुनाव सिर्फ तैयारी से नहीं जीता जाता, चुनौतियों से भी तय होता है। लगातार 2 बार से सत्ता में रहने के बाद बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी रुझान की आशंका, स्थानीय नाराजगी, टिकटों की दावेदारी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष के बहुत सारे हमले हैं, जवाब देना भी उतना ही अहम है। इसी बीच में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा भी सियासी बहस का हिस्सा बन गया है। विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का शानदार मौका मिला है, जबकि जांच जारी है। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जेल में हैं, ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। और ऐसे समय में नितिन नवीन का दौरा राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उधर अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ के सारे बीजेपी के लाभार्थी और संगठन मॉडल को चुनौती देने की कोशिश में है। बीएसपी फिलहाल शांत दिख रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसकी भूमिका को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भी संगठन और गठबंधन दोनों ही विकल्पों पर नजर रखे हुए है। राजनीति का एक सिद्धांत है, सत्ता चुनाव से नहीं आती, अगर समय रहते संकेत पढ़ ले। और विपक्ष चुनावों से पहले नहीं जीतता जब तक वो उम्मीद को विश्वास में न बदलते। तो क्या 2027 की पहली चाल चल दी गई है? क्या असली खेल अभी बाकी है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं, तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की? लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, कृष्ण भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ और अपने सधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करता हूँ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है। यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है, लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है। 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे। नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं,
लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है। इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का। हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है। यादवों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा एक पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादवों के। इस बार अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है। यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी केंद्रित। सवाल नंबर 1, क्या नितिन नवीन का लखनऊ के दौरा मिशन 2027 के दंगल की शुरुआत है? सवाल नंबर 2, क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 3, क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए का जवाब बीजेपी ओबीसी को आगे करके देगी? और खास मेहमान भी अब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे प्रोफेसर रतन लाल, आरएलडी का पक्ष रखेंगी निशा चौधरी, हमारे साथ सुबह सभा के जनरल सेक्रेटरी अरुण राजभर भी जुड़े हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया भी हैं। लेकिन आज डॉक्टर आशुतोष, चर्चा की शुरुआत आपसे कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उसके बाद से शायद आप लोगों को लगा होगा कि बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। बीजेपी वहां संगठन को मजबूत करने पर जो है जोर दे रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी पहुंच गए हैं और उनका जो विचार है इस पर है अब कि हम जीत की हैट्रिक कैसे लगाएं। धन्यवाद राजीव जी। और किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को इससे कम पे तो सोचना भी नहीं चाहिए। स्वागत है, वो आए, लखनऊ में आए और यहाँ पे राजनीतिक जमीन पे मिले। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब लखनऊ तक आए हैं तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अयोध्या भी जाएं और देख के आए कि राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राम के नाम के आगे लेके गए थे और चंदा चोरी जैसा काम करके आए हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप से पूछना है। ये सवाल दूसरा है क्योंकि अध्यक्ष तो बना ही दिया उन्होंने, उनकी टीम भी बन गई है, पूरी सारी सीटें भी वो जीत चुके हैं, लोकसभा सांसद भी उनके हैं, तो यहाँ पे क्या नया करने आए हैं? मुझे पता है वो क्यों आए हैं और हम सबको पता है क्यों आए। वो देखने आए हैं कि कौन कौन लोग हैं जो राम मंदिर के चंदे चढ़ावे में सीधे तौर से वहां पे फंसे हुए हैं और कैसे कौन सा रास्ता नया निकाला जा सकता है जो बड़ी मछलियों को बचाया जा सकता है। उन सारी रास्तों को अपने आप क्लियर करने के लिए आए हैं। लेकिन अफसोस, इस देश की 140 करोड़ की जनता और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता अपने समय का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि जिन्होंने राम को, लेकिन आशुतोष जी, आपका ये आरोप पूरा राजनीतिक लगता है कि आप कह रहे हैं कि नितिन नवीन आए हैं तो वो उन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग जाएंगे। ये पूरा राजनीतिक, क्योंकि आधार नहीं है इसका कोई। नहीं तो राजीव जी ये बताइए, 2017 में निर्मोही अखाड़ा ने कहा था विश्व हिंदू परिषद की ने 1400 करोड़ रुपए गबन किया राम मंदिर पे, वो भी राजनीतिक था। फिर 2021 में समाजवादी पार्टी ने जो है लैंड के ऊपर जो अब एसआईटी उस पर ध्यान देने रख रही है कि 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे के अंदर 20 करोड़ की बेच दी, वो भी राजनीतिक था। और आज जो बोल रहे राजनीतिक, तो हम राजनीतिक पार्टी राजनीतिक आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? और अगर आरोप नहीं लगा है तो एसआईटी क्या करने के लिए बनाया है? वहां पे चाय थोड़ी बेच रहे हैं, वहां पे बैठ के एक एक घंटे बैठ के चंपत राय से जो सवाल जवाब हो रहा है, वो अगर आरोप नहीं है तो क्या ऐसे ही है? एफआईआर हो रही है वो ऐसे ही हो रही है। अगर आपको लगता है कि आरोप नहीं, सिर्फ मजाक चल रहा है, तो ठीक है, खुश रहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता बहुत इमोशनल है। उसने सब कुछ तो किया, लेकिन जब भी आपने इमोशन से खिलवाड़ किया उसने माकूल जवाब दिया। 2024 में इसी इमोशन को तो समाजवादी पार्टी भी तो उठा रही है और कुछ लोग तो ये भी कहने लग गए, अब जब से चंदा चोरी का मामला आया है उसके बाद से समाजवादी पार्टी भी हिंदुओं की पार्टी बन गई है।
नहीं नहीं, क्या अच्छा, तो क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की पार्टी नहीं चलेगी तो कौन चलेगी? क्या बात करते हैं? हम सर्वधर्म समभाव की पार्टी हैं। अच्छा, हमसे ज्यादा तो कोई समाजवादी हो ही नहीं सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि 2024 में जिस लोकसभा सीट से, जिस राम मंदिर को लेके जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी अलग होकर अपनी स्थापना दिवस बनाती है, जिस मुद्दे को लेके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी को 2 सांसदों से लेके 300 तक बनाया, जिस मुद्दे को लेके उस पार्टी को अगर वहां से हार मिलती है तो इसका मतलब नींव तक दरक चुकी है अंदर। तो अब धीरे धीरे ये बिल्डिंग कैसे गिरती है ये सब समझ जाएगा, क्योंकि अंदर से ये सब खोखले हैं। इन्होंने राम के नाम को बेचा है, इन्होंने मजाक किया है, इन्होंने इसके 140 करोड़ की जनता के इमोशंस को बेचा है, और नितिन नवीन इसी का तापमान चेक करने आए हैं। इन सबको पता है कि स्थितियां बहुत ठीक, खराब। ये जो आपका आरोप है ठीक है, इस पर तो बीजेपी जवाब देगी, लेकिन आप पर भी तो एक बहुत बड़ा दाग लगता है। मतलब वो बहुत ही बड़ा आरोप है कि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी। अच्छा ठीक है, हाँ, मतलब ठीक आप है, अभी चलिए राम भक्त राजीव बन तो जी, रहे हैं। हाँ, राजीव जी चलिए, तो मैं कह तो रहा हूं, अगर ये राजनीतिक आरोप है, क्योंकि ये आप यहां इसी दिन गलत हो जाते हैं कि जिस दिन जिस चीफ सेक्रेटरी ने गोली चलवाई उसको आपने पीएमओ का प्रधान सेवक बनाया, और जिस मुख्यमंत्री ने के ऊपर आरोप लगाया उसको आप जो है कोई और सरकार नहीं, पद्म विभूषण देके आपने सम्मानित लेकिन उन कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को आदेश किसने नहीं, दिया? अरे तो ठीक है, जिसने दिया उसको पद्म विभूषण क्यों दिया आपने? आपने क्या ये क्या उन्होंने गोली चलवाई इस बात में किया? तो ठीक ये है। आप तो खुद फंसते हुए आ रहे हैं ना इसमें। ये ठीक है। तथ्यात्मक प्रेम, चीजों में ठीक आप है। मत फंसिए, आप राजनीति में फंस जाएंगे। ठीक है, और प्रेम भारतीय प्रेम जनता शुक्ला पार्टी जी, इस खुद पर फंस चुकी है। जवाब दीजिए। मतलब वो सीधा वो ये कह रहे हैं कि नितिन नवीन जो आए हैं इनडायरेक्टली एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी आए हैं, वो तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विविध प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। उसी दौरे की श्रृंखला में वो उत्तर प्रदेश भी आए हैं, और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में चूंकि आगामी कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो होने हैं, ऐसे में लोगों की निगाह गई है कि वहां पर चुनावी दृष्टिकोण से चर्चा करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी जो है भ्रष्टाचार पर बात कर रही है। जिनका पूरा कुनबा बेहिसाबी संपत्ति के मामले में अभियुक्त रहा हो, और अभियुक्त किसके कार्यकाल में रहा? जिस इंडी अलायंस के वो अंग हैं, उस इंडी अलायंस में 2008 में श्रीमान मुलायम सिंह यादव सीबीआई का डंडा देखकर सीबीआई के डायरेक्टर को संसद भवन में बुलाकर और डंडा दिखाकर उनका समर्थन हासिल किया था। ये मेरा आरोप नहीं है, समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव श्रीमान अमर सिंह का तहलका नाम की मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू का यह अंश है, जिन्होंने कबूला कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव सीबीआई के डंडे के डर से बेहिसाबी संपत्ति के मामले को वापस लेने के लिए उन्होंने तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया। और विश्वनाथ चतुर्वेदी जो पेटिशनर थे और जो कांग्रेस से एक बार 2002 में चुनाव लड़े थे, उन विश्वनाथ चतुर्वेदी का आरोप है कि कपिल सिब्बल ने उन पर दबाव बनाया था कि बेहिसाबी संपत्ति के मामले को वापस ले लो, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर मुलायम सिंह यादव ने सपरिवार नाक रगड़कर माफी मांगकर कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया है। ये तो इनका जो है इनकी स्थिति है। ये रामलला के भक्तों पर गोली चलाई है तो सब जानते हैं, लेकिन रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वालों का मजहब पूछकर उन पर से मुकदमे वापस लेने का कुकर्म श्रीमान अखिलेश यादव का ही था, और इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा अखिलेश यादव की सरकार को फटकार लगाया था। अब ये चंदा चोरी पर बात कर रहे हैं। बगल में ही बहराइच में आक्रांता सालार गाजी नाम के आक्रांता की दरगाह है, जिस दरगाह की सेवा करने में समाजवादी पार्टी वाले जुटे रहते हैं। उस दरगाह की चंदा चोरी में समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी बाकायदा पकड़ा गया है। अयोध्या में दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की संलिप्तता आज दिन तक सिद्ध करने की हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन सालार गाजी की दरगाह की चंदा चोरी में
समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी बाकायदा गिरफ्तार हुआ है। तो चंदा चोर कौन है लोग जानते हैं भली भांति। और जिस बाबरी के समर्थन में मोहम्मद आजम खां बाबरी प्रेम शुक्ला जी, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसका आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा? आपको ये लग रहा है? आपको क्या लगता है कोई नुकसान इसका नहीं होगा आपको 27 में? बाबरी के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में दलीलें देने का काम किया था। मुझे आपकी आवाज कट गई है, मुझे लगता है फोन कटा हुआ है, जरा फोन फिर से जुड़वाएंगे? ठीक है, आपके पास आते हैं, फोन जुड़वाते हैं। प्रोफेसर रतन लाल, अब आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, मतलब समाजवादी पार्टी तो हमलावर है, लेकिन आपकी लाइन भी सपा की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिछलग्गू, बिल्कुल जो वो बोलेंगे वही आप लोग भी बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से ही पूरा पोजीशनिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों को इस चंदा चोरों से मुक्त करना है। अब राम का नाम किस तरह से इन्होंने बदनाम किया है, उनके नाम पे सिर्फ राजनीति की है, पहले पॉलिटिक्स किया, सत्ता में अब चोरी भी कर रहे हैं। ये भाजपा पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, भाजपा पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि नितिन नवीन वहां गए हैं तो योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे, इसको निपटाने गए हैं कि काहे के लिए गए हैं वहां पे? और राम मंदिर में चंदा जो चोरी हुआ है उसमें भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कोई स्टेटमेंट है? अरे ये पता करो पहले कि उसका पैसा क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर यहाँ बना है झंडेवालान में 5 सितारा, उसमें गया है कि नहीं? पीएम केयर फंड में गया है कि नहीं? ये लोग इतने बेशर्म और निर्लज हैं, इन्होंने देश की जनता का, पूरे लोगों का अपमान किया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है। और खास तौर से मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा अपमान किया है, ठगा है इन लोगों ने। ये ब्राह्मण समाज का इतना ब्राह्मण समाज है ना। ये शुक्ला जी बैठे हुए हैं ना, तो पूछिए तो इनका सीएम कहाँ है? कांग्रेस पार्टी 50 से 90 तक उत्तर प्रदेश में थी, सरकार चला रही थी, 24 बरस वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा, 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। और ये आजकल ये पंडित जी लोग जो है ना, मोदी और शाह का इसका जवाब तो मेरे रतन लाल जी लूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, मतलब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बड़े बड़े फेसेस, मतलब बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा दल है। उसी प्रकार कांग्रेस भी मतलब बड़ा दल है, उसमें बड़े बड़े फेसेस हैं, बड़े बड़े नेता हैं। जितनी सक्रियता बीजेपी की दिखती है उतनी कांग्रेस की क्यों नहीं दिखती है? अरे दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? अभी हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज गए हैं, आपने 3 दिन में देखा कि यूपी में कितनी हलचल है। क्यों नहीं दिखेगी? हम राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं है? हम राष्ट्रीय पार्टी है ना, जहां जरूरत होगी हम दिखेंगे। अच्छा। और जरूर दिखेंगे। इस देश को, इस मुल्क को अगर बनाई है किसी ने, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, ये किसने बनाए? ये भाजपा पार्टी के प्रवक्ता, नेता बता दे कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं। बिहार में तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार 20-25 सालों से है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में बनी है। ये खाली, ये बेसिकली राम के नाम पर चोरी और ठगी करते हैं। ये अब देश की जनता को पता लग गया है। और ब्राह्मण समुदाय में खास तौर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा है। कितनी नौकरियां, ब्राह्मण प्रेम के पीछे कुछ विशेष वजह, मतलब ब्राह्मणों के पीछे मतलब इतनी सहानुभूति क्यों है आपकी अभी? इसलिए है ना कि ब्राह्मण समुदाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक का सबसे ज्यादा लाभ लिया, और इनके चक्कर में आरएसएस ने बरगला दिया उनको कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये ऐसा बनेगा। आज क्या हालत है आप जाके देखिए, दिल्ली में आकर देखिए, दिल्ली में आप रहते हैं, इन्होंने कोई नौकरी सृजन नहीं किया, लेटरल एंट्री ला दिया है ना, कोई नौकरी, सब जगह लीक हो रहा है। राम मंदिर में चोरी नहीं हुआ, पैसा लीक हुआ है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए, मतलब क्या दिन देखने को मिल रहा है कि मतलब पहले जो आपकी हिंदुत्व की पिच पर आने से बचते थे, वो अब आपकी पिच पर आकर मतलब खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं? अरे सुनिए ना, हिंदू का ठेकेदार ये कब से हो? जवाब तो ले लेना आपने, आपके बहुत सारे सवाल हैं प्रेम शुक्ला जी, फिर दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। श्रीमान राजीव जी फोन कटा होने कारण मैं श्री रतन लाल जी को पूरा सुन तो नहीं पाया, लेकिन कुछ वो ब्राह्मण कर रहे थे, ऐसा मैंने सुना, कुछ ब्राह्मण करके बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। तो फिरोज के पौत्र को जो है कोर्ट पर जनेऊ पहना देने से ब्राह्मणों की चिंता बढ़ जाया करती है। अब फिरोज का पौत्र और ईसाई मां का पुत्र कैसे ब्राह्मण हो जाता है, यह विज्ञान तो कांग्रेसी ही बता सकते हैं, क्योंकि भारत में आप धर्म तो बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते, लेकिन कांग्रेसी जाति भी बदल लेते हैं। फिरोज का पौत्र ब्राह्मण हो जाता है
तो फिरोज का पौत्र कैसे ब्राह्मण लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं भाई ब्राह्मणों को आपने पूरा नाराज करके रखा हुआ है, अब उन ब्राह्मणों पर सपा बसपा सबकी नजर है। बिल्कुल ब्राह्मण नाराज। एक मिनट अरे मैं तो शुद्ध ब्राह्मण हूं, मैं तो प्रसन्न हूं। और भारतीय जनता पार्टी किसी जाति किसी धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। प्लीज राजीव जी मैं सुन रहा था शांति से, ये पूछिए ना, राजीव जी मैं बहुत शांति से संयम से श्रीमान रतनलाल जी को सुन रहा था। मैं अपेक्षा करूंगा कि श्रीमान रतनलाल जी धैर्य रखें, आप उनको अवसर देंगे, अपने अवसर पर अपनी बात रखने का उनको पूरा अधिकार होगा। क्यों बीच में बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेसी इतना धैर्य क्यों खो दे रहे हैं? सिर्फ मैंने फिरोज के पौत्र की जाति पूछ ली और आपका धैर्य टूट गया, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करती है। किसी जाति विशेष पर न तो अन्याय होने पाएगा, न किसी जाति विशेष का फेवर होने पाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है, लेकिन अब प्रेम शुक्ला जी मेरा जो पहले सवाल था, जब फोन कर आपको आवाज नहीं आ रही थी, वापस राम राज्य की बात आप करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि चंदा चोरी आपको नुकसान पहुंचाएगी? चंदा चोरी हमने की होती तो नुकसान पहुंचाता, सबको पता है। ठीक है। कर्मचारियों ने की, और कौन कह रहा? नेशनल हेराल्ड, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस समाचार संस्थान को अपने चंदे से स्थापित किया, उसमें गबन करके चाची 420 श्रीमती सोनिया गांधी और उनका 420 पुत्र आज भी अभियुक्त है, जमानत पर हैं। तो जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य पुंज को पचा गए, ऐसे चोरों को इस देश की जनता भली भांति जानती है। 30 सेकंड रतनलाल जी, दूसरे मामले के पास जाऊंगा, सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जो कल तक प्रभु राम के विरुद्ध जो है कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को खड़ा करके बाबरी के कलंक को स्थापित रखना चाहते थे, जो संसद में कहते थे कि रामलला की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, उनको राम जी पर भी बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि पता है कि इस मुस्लिम पार्टी को बेपर्दा करके पूरा देश इनके चेहरे को भली बात पहचान। ठीक है रतन जी, सिर्फ 30 सेकंड। अच्छा, इनसे पूछिए जरा सा, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वहां ये क्या कर रहे थे? आरएसएस क्या कर रहा था जरा सा? दूसरी बात है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब तो आपके पास है, आजादी की लड़ाई में थे, पकड़ने पहुंच जाता है। तो राहुल गांधी पूजनी सर संचालक जी जेल गए थे, नेहरू जी की तरह एडवीना के चरण नहीं चाट रहे थे। नेहरू जी जब एडवीना के चरण चाट रहे थे, जब नेहरू जी अंग्रेजों के चरण चाट रहे थे, तब वो जंगल सत्याग्रह कर रहे थे। परम पूजनीय संस्थापक सरसंघचालक प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की टिप्पणी से हम बचेंगे। मतलब इस तरह के अंग्रेजों के दलाल तो आप हैं, अंग्रेजों ने स्थापित किया। प्रेम शुक्ला जी प्लीज आप प्लीज अंग्रेजों की दलाली उनके गोदाम की चाटने के अलावा आपके पास था क्या महाराज? प्रेम शुक्ला जी प्लीज उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, और प्लीज हम इस तरह के शब्दों से बचेंगे, फिर बचेंगे हम। शाहनवाज भाई, आप मुख्तार अब्बास नकवी, आप तो हिंदू मुसलमान दिन भर करते हैं, आपके रिश्तेदार है कि नहीं है? ये बताइए देश के लोगों को। आप खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं राजनीति रोटी सेकने के लिए। आपने राम को भी बेचा है। जो आदमी राम को बेचा, कमीशन पता कीजिए इनके पास आया है कि नहीं आया? पार्टी का सदस्य होना अपराध है। मैं फिर वही पैसा कहाँ से आया? बेच रहे थे। फिर हम इतिहास में नहीं जानना, फिर मुद्दे से जो है भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशा चौधरी जी, उत्तर प्रदेश मतलब पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो बहुत शॉकिंग है बीजेपी के लिए, क्योंकि राम, हिंदुत्व, ये सब जो है मतलब इसने बीजेपी को बहुत मजबूती दी है, बीजेपी को आज आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब 2027 में आज प्रवेश कर रहे हैं, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, क्या उसका इंपैक्ट पश्चिमी यूपी में आरएलडी को भी झेलना पड़ेगा? राजीव जी, आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी वही विचारधारा जो चौधरी चरण सिंह जी की थी, आज उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा सिर्फ एक ही बात पे थी, एक ही मुद्दे पे थी कि देश का संपूर्ण विकास, और वो सबसे पहले कहते थे ग्रामीण विकास, जिसमें चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो,
हर वर्ग को साथ लेके चलने की बात वो करते थे, और आज उसी तरीके से माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी बात करते हैं। ना तो हम धर्म, ना तो हम जाति, किसी भी तरीके के ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने नहीं जाते, क्योंकि हम लड़ते हैं विकास के मुद्दों के ऊपर। और आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में जिस तरीके से, चाहे वो किसानों के गन्ना भुगतान हो, चाहे वो सिंचाई योजनाएं हो, चाहे वो मंडियों का नवीनीकरण हो, और चाहे वो किसानों को अपना माल बेचने के लिए नजदीक से नजदीक उनको अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, उसके लिए हो, और चाहे वो कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो आज अगर हर तरीके से हम देखें तो उत्तर प्रदेश का विकास पिछले 2017 से जिस तरीके से गति से हुआ है, उसी गति से और कई गुना आगे बढ़ जाएगा जब फिर से यही सरकार रिपीट होगी। क्योंकि आज अगर एनडीए गठबंधन के हम घटक हैं, तो हमने उस गठबंधन को सिर्फ इसीलिए सबसे ज्यादा तवज्जो दी क्योंकि ये सरकार जनता के मुद्दों को, जनता के विकास को, देश के विकास को, देश की सुरक्षा को, देश की चौतरफा विकास के ऊपर काम कर रही थी। तो जब लगा राष्ट्रीय लोकदल के माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को कि सरकार के साथ लग के किसान की बात को हम साध सकते हैं, हम किसानों की तरक्की करा सकते हैं, किसानों के गन्ने का भुगतान करा सकते हैं, उसके मूल्य की बढ़ोतरी के लिए बात कर सकते हैं, तो वही संवाद आज करके उनमें प्रोग्रेस हुई है और आने वाले समय में और प्रोग्रेस होगी। तो 2027 में जब हम जनता के पास जाएंगे तो हमारे पास वही मुद्दे होंगे कि पिछले इन सालों में क्या किया गया, और वो जनता को बिल्कुल साक्षात दिखता है कि वाकई में योगी सरकार में ठीक है उत्तर प्रदेश का तो आप कह रहे हैं कि आपका काम जो विकास है वो जनता तक जाएगा। लेकिन अरुण राजभर जी, क्या आपको लगता है कि गठबंधन में, इस एनडीए गठबंधन में बने रहना सेफ है, खासतौर पर जब से चंदा चोरी का मामला सामने आया उसके तब से? एसआईटी अपना काम कर रही है। देखिए बार बार जब कहा जाता है चंदा चंदा चंदा, तो ये जितने लोग जाते हैं मंदिरों में सनातन को मानने वाले, वो आस्था के नाम पर अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं, वो श्रद्धा से देने का काम करते हैं। अगर किसी ने इस तरह का काम कर दिया है तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार उसकी दोषी नहीं है। वो जो उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं वो लोग दोषी है, और सरकार के पास इसकी सूचना आई, एसआईटी गठित करके उस पे कार्रवाई करने का अभियान चला दिया। अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। तो इसमें जो लोग कल तक बाबर को अपना आदर्श मान रहे थे, जो कल तक बाबर के रास्ते पर काम करना चाह रहे थे, आज वह लोग राम राम कर रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश या देश में कितना विकास चाहिए? जो लोग कल तक सनातन को मानने को तैयार नहीं थे, सनातन को कीड़ा मकोड़ा, लोग भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम करते थे, आज वह लोग अगर राम राम कर रहे हैं तो अब सोचिए कि जन्म होने के बाद जो लोग बाबर को मान रहे थे, आप जन्म के बाद कुछ समय बाद वो राम राम कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 3 बार यहाँ यादव मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, क्या कभी तीनों मुख्यमंत्री अपने श्री कृष्ण भगवान के दरबार में जाकर कहे हैं कि नहीं हम आपकी रक्षा करने के भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे? कभी नहीं कहा। अब जो लोग अपने आराध्य को, अपने वंशज के पूर्वज को वहां स्थापित करने के लिए नहीं जा सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते, आज 500 साल बाद अगर भगवान राम का मंदिर निर्माण हुआ है और उसमें करोड़ों लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई है, कोई ठेस पहुंचा रहा है तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। तो दूसरी बात यह है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस समय 43 डिग्री गर्मी में जनता के बीच में काम कर रहे हैं, और श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहादुर लोग कहाँ काम कर रहे हैं? वो एक्स पर काम कर रहे हैं और पीसी में काम कर रहे हैं कि वो एक्स पर सुबह 12 बजे के बाद उठेंगे, फिर एक्स पर ट्वीट करेंगे, फिर पीसी करेंगे, उसके बाद फिर एसी में चले जाएंगे। अब जो लोग यह अभियान चलाते हैं, अब उनको जनता के प्रति क्या जवाबदेही होती है? आज उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का जब आगमन हुआ तो वो तापमान में हुआ, गर्मी के तापमान में हुआ, और श्री अखिलेश यादव जी किस तापमान में है? तो आप दोनों की तुलना करेंगे तो एक तरफ सवाल आपकी तरफ है तो इसका जवाब दीजिए कि बीजेपी एनडीए वो कह रहे हैं हम तो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, काम करेंगे, इस पर तो जवाब देंगे। साथ साथ उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी सवाल पूछ दिया, वो कह रहे हैं कि आप इस पर जवाब भी नहीं देंगे क्योंकि वहां पर वो मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उस कॉन्फ्लिक्ट पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। देखिए राजीव जी, 2 बातें मैं बोलना चाहता हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं फिर वही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस भारत के सबसे विशिष्ट, भारत रत्न के बाद दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो अटल बिहारी वाजपेयी को आपने दिया, वही मुलायम सिंह यादव को दिया है। तो उनके पहले बोलने से पहले अपने लोगों के ऊपर भी ध्यान रखिए, ये आपकी सरकार ने दिया है। अब रही बात नितिन नवीन ने क्या किया है, देखिए नितिन नवीन इसलिए आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है एनडीए में। आपको याद है कि अपना दल एस के जो
कैबिनेट मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पाटिल ने क्या बोला था कुछ दिन पहले? कहा था मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, और धरने में बैठ गए थे विधानसभा के सामने। तब से बातें सेटल नहीं हुई हैं, वो ऐसे ही चल रही हैं। हाल ही में 4 जून को कमलेश बिंद की जब हत्या हुई है तो निषाद पार्टी ने जम के उसका विरोध किया है और कहा कि अगर ये ठोक देंगे कि नीति चलती रहेगी तो हमें राजनीतिक नुकसान होगा। तो भाजपा ने भी विरोध किया। तो इन्होंने क्या कहा निषाद ने कि अगर गठबंधन ठीक नहीं समझते हैं, आपको फायदा नहीं हो रहा है तो तोड़ दीजिए हमसे गठबंधन, धमकी दिया। उसके बाद अब ओपी राजभर जी, अब इनके क्या बताया जाए, ये तो कल तक हमारे साथ थे, आज आपके साथ में। ये उस आजमगढ़ की सीट को चाहते हैं जिसमें निषाद जी का ऑलरेडी विधायक है, और वो कह रहे हैं हम सबके सब लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात चौथी आरएलडी, उसका तो इनको ये भी नहीं पता है कि आरएलडी कब तक भाजपा के साथ है। सुनिए सुन लिए, एक मिनट अरे अरुण भाई रुक जाओ, अरुण भाई रुक जाओ। आजमगढ़ में अब रही बात आरएलडी की, अरे इतना बुरा क्यों लग गया? दिल पे चोट लगी क्या? सड़कें गड्ढा में तब्दील हो गई है, धान रोपा दिल पे चोट लग गई क्या? आप उस पर विकास को छुपाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई बात तो कम से कम जनता को बताइए। अरे अरविंद राजभर को बनाइए एमएलए बनाने की कोशिश कीजिए। महाराजा सुहेलदेव राजभर के मंदिर पर कम से कम जाकर अरुण जी एक बार सुन तो लेना उनको, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं सुधींद्र जी के पास जाऊंगा। हाँ कंप्लीट 30 सेकंड सुनने का भी हिम्मत रखिए अरुण जी। अभी भाई को बना नहीं पाए ना विधायक, ना भाई विधायक बना है ना सांसद बना है, सब लोग लगे हुए हैं को लगाने। वो कह रहे हैं आशुतोष जी कि हम तो जमीन पर काम कर रहे हैं, आपके जो नेता है वो मुझे लगता है कि इन सब में कोई में सीमित रहते हैं। राजीव जी इन सब में कोई दम नहीं है। हाँ। ये सब डाइवर्जन पॉलिटिक्स है। राम मंदिर पे बिल्कुल पूरी की पारी उल्टी घूमी हुई है, समझ में नहीं आ रहा करे क्या। इसलिए स्थितियां बहुत नाजुक हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ भी बड़ा समाचार 2-3 दिन बाद आ सकता है। क्या बड़ा समाचार? नितिन नवीन उसी की तैयारी देखने आए हैं कि समाचार आने से पहले क्या कोई बड़ा भूकंप तो नहीं आएगा। तो ये सब लोग जितने ये अगल बगल है ना, अपना दल, निषाद, ओपी राजभर, ये अपनी सीट संभाल के रखे हैं, झटका इनको भी मिल सकता है जल्दी। मतलब एनडीए में क्या चल रहा है, मतलब काफी अंदर अंदर खाने आपको जानकारियां मिलती रहती है शायद। आशुतोष जी ठीक है, बैठेंगे एक हफ्ते बाद बैठेंगे राजीव जी हम लोग। ठीक है सुधींद्र जी, मतलब बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड बड़ा न्यूट्रल है, और उस स्टैंड का क्या मतलब ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उस स्टैंड से सीधे सीधे बीजेपी को फायदा मिल रहा है। चुनावी पूरी तरह से निष्क्रियता है मतलब बसपा की, जो इतनी बड़ी पार्टी है। देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की जनसंख्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा है, सीटें सबसे ज़्यादा हैं, और ये देश की राजनीति को भी बहुत प्रभावित करती है। इस चुनाव में 2027 के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कोशिश में लग गए हैं, कुछ समय से लगे हुए हैं। बल्कि मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में 3 लोकप्रिय नाम हैं इस समय जो देखे जा सकते हैं। जो चुनाव के अंदर एक योगी आदित्यनाथ जी का है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मायावती जी का है जो पूर्व में मुख्यमंत्री 4 बार रही हैं, और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगभग 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश में उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो उसके बारे में तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बताएंगे। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक विकल्प चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन 3 लोगों के शासनकाल को देखा है, भ्रष्टाचार को भी देखा है, और उन्होंने जो विकास के काम किए हैं उनको भी देखा है। जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त थी, ये भी लोगों ने देखा है। अब रहा ये जो वर्तमान चुनाव है, इस वर्तमान चुनाव में मैं कहूँगा कि जल्दबाजी होगी कहना कि ये ही केवल जीतेगा या ये नहीं जीतेगा। अब ये आने वाले दिनों के अंदर जब लोग अपनी पूरी लिस्ट जाहिर करेंगे, चुनाव कैंपेन शुरू होगा, उसके आसपास एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी सरकार सुधींद्र जी क्या आप मानेंगे, ये क्या आप मानेंगे, ठीक है वो रिजल्ट तो खैर चुनावों में पता चलेगा, लेकिन क्या आप मानेंगे कि बसपा उतनी सक्रिय नहीं रहती, मतलब चुनाव जब हो जाते हैं संपन्न उसके बाद वो सिर्फ ट्विटर तक या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहती है, उसके बाद मतलब ग्राउंड पर जो एक एग्रेशन दिखना चाहिए, जो आक्रामकता दिखनी चाहिए ऑपोजिशन की, वो नहीं दिखती है। देखिए बसपा के कोई प्रवक्ता होंगे तो देंगे, पर आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बुलाया है।
मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बसपा की जो राजनीतिक संस्कृति है वो संविधान के दायरे में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दायरे में राजनीति किया करती है। और इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी का पिछला पुराना भी जो प्रदर्शन रहा है उसको लगभग 20% वोट उसके पास अपना रहता है। और पिछले बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उस समय भी जो परिस्थितियां थी उनमें भी 10% वोट रहा था। तो इस बार अगर उनका 20% वोट जो पुराना रहता और उसमें और लोगों को जोड़ने में सफल रहते तो निस्संदेह बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत अहम भूमिका होगी। और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में कुछ इस प्रकार का उनका भूमिका रहेगी जिसमें वो उत्तर प्रदेश में निर्णायक हो सकती है। प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पर चाहूंगा कि आप जवाब दें कि आपको टफ कंपटीशन कौन दे, आपको लगता है कि देगा? प्लस में जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला है, क्या है आपके पास उसकी कार्ड? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2007 में एक नारा दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। तो गुंडे कौन थे? गुंडे यही समाजवादी पार्टी के लोग थे। किसके विरुद्ध नारा था ये? समाजवादी पार्टी के गुंडों के विरुद्ध नारा था। तो गुंडों के विरुद्ध एक अभियान तो सुश्री मायावती के नेतृत्व में निश्चित तौर पर चला था, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और अगर सबसे बड़ी भूमिका जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में उत्तर प्रदेश में किसी की रही है तो सुश्री मायावती की रही। और इसीलिए श्रीमान मुलायम सिंह यादव 1993 में सत्ता में आए थे तो उसका कारण एकमात्र था कि मान्यवर कांशीराम जी ने उनके साथ गठबंधन किया था। सुधीर जी इस बात को निश्चित तौर पर मानेंगे। और उसके बाद जिस तरह से सुश्री मायावती का उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गेस्ट हाउस में चीरहरण करने का प्रयास हुआ और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में थाने दर थाने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ सपाइयों के उत्पीड़न का सत्र प्रारंभ हुआ और आज भी सबसे अधिक जो है समाजवादी पार्टी के समर्थकों के खिलाफ ही अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न के मामले जो है वो एफआईआर दर्ज होते हैं। तो ये सबके सामने है, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो मुकाबला करने के लिए सबसे ज्यादा दम ठोक रहा है वो तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का संकट ये है कि उनका नेता जो है वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार कभी रहा नहीं, संघर्ष करने की उसकी स्थिति रही नहीं है। पिता ने उसको जो गद्दी दी थी उस पिता से भी, जैसे औरंगजेब ने अपने पिता से जबरदस्ती सत्ता छीनी थी, उसी तरह से अखिलेश यादव को मंच से श्रीमान मुलायम सिंह यादव की माइक छीनते हुए हर किसी ने देखा था। और मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण देने पर इनको इतनी पीड़ा हो रही है। उनको जो जेल में जिसने भेजा था, मैं शब्दों का सही चयन कर रहा हूं, जिसने जेल भेजा था, जिस कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को जेल भेजा, आज उस कांग्रेस की चाटुकारिता करने में अखिलेश यादव स्वयं को धन्य पा रहे हैं। और इनको आपत्ति है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दे दिया। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर जिनको अत्यंत पीड़ा हो रही है, ऐसे अखिलेश यादव के समर्थक मुलायम सिंह यादव को जेल भेजने वाले और उनके एनकाउंटर का प्रयास करने वाले, ये मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं 1986 के एक इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह से 1980 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने श्रीमान मुलायम सिंह यादव का एनकाउंटर करने का प्रयास किया था। तो जिन्होंने श्रीमान मुलायम सिंह यादव को जेल भेजा, उनके एनकाउंटर का प्रयास किया, उनके साथ उनके पुत्र जो हैं खड़े हो गए। मुलायम सिंह यादव की राजनीति गैर कांग्रेसवाद पर निर्भर थी। उन्होंने जो है आखिरी दिनों में 2008 में ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात आ गई है। मतलब आशुतोष आप इसका जवाब तो दें, लेकिन साथ साथ में मतलब हाल के देख रहा हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो वक्तव्य हैं, मतलब ये वो समाजवादी पार्टी जो आरोप बीजेपी पर लगाया करती थी कि ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं या फिर हिंदू हिंदू करते रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स मतलब पहले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये जो तमाम बड़े बड़े सोशल जो बहुत बड़े इश्यूज थे उन पर फोकस करने के बजाय समाजवादी पार्टी भी बस अब राम राम में ही जुटी हुई दिख रही है, दूसरे मुद्दों पर वो फोकस नहीं कर रहे। मतलब पहले आप ये आरोप लगाते थे बीजेपी पर, अब आप खुद भी वही कर रहे हैं ऑपोजिशन में रहते हुए। देखिए,
पहले तो मैं इस बेवकूफ आदमी को बोल दूं कि भाषा का मर्यादा ध्यान आशुतोष रखा प्लीज करें। हाँ, ये नहीं देखिए, गलती इन्होंने सुअर करी। तू भी जरा शांत रह, आप सुअर। देखिए शुरू मैं हो गया ना। आशुतोष जी, मैं आप मैं दोनों से जानता हूँ रिक्वेस्ट इनके करूंगा मुंह से इस मुंह से जो प्लीज निकलेगा नहीं तो गंदगी ही निकलेगी। आप ठीक मतलब है। आप और दोनों आप इतनी बड़ी बड़ी famous है पॉलिटिकल इसके लिए। पार्टी को रिप्रेजेंट कर, मैं आप लोगों से अपेक्षा नहीं रखता कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म पर राजीव आप एक शब्द कहते राजीव हैं जी। मतलब वायरल हो जाता है। राजीव जी। आप लोग एक शब्द कहते हैं तो मैं प्लीज पहले तो इस प्लेटफॉर्म से जो शब्द अब तक निकले हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अवॉइड करें इसे, वरना मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा। अब आप अपनी बात शुरू करें आशुतोष। राजीव जी, आपको एज अ मॉडरेटर रोकना चाहिए ऐसे शब्दों को, और कौन शुरुआत कर रहा है इसको भी देखना चाहिए। हम बस ये बताना चाहते हैं कि मेरे मुंह में भी जबान है, और जब चाहूंगा तो पटक के इनको जवाब दूंगा। गाली नहीं दी तो मुझे, इसलिए तब तक मैंने कौन सा गलत शब्द बोला ढंग से था? बात करें तो ढंग से बात होगी। दूसरी चीज, अब इन्होंने बोला कि मायावती ने कहा कि गालियां बकोगे, गाली खाओगे। अरे ठीक है भाई, तुम्हारा तो इतिहास ही वैसे ही है। तो इन्होंने मायावती जी के एक उसमें बोला था कि चढ़ गुंडों की भी छाती पे मोहर लगेगा हाथी पे। अरे अब शांत, इनको म्यूट बंद कराइए। फिर मुद्दे पर आते हैं आशुतोष। हाँ, 2000 मैं इनकी बातों को ही बता रहा हूँ। 2007 में जब ये बढ़ाया गया ये कि चढ़ गुंडों की छाती पे और मोहर लगाओ हाथी पे, तो समाजवादी पार्टी तो द्वितीय स्थान पे आई थी सबसे आप ज्यादा। देखिए फिर उनके ट्रैप में आ गए ना आप, फिर वो उन्हीं का जवाब देने लग जाते हैं कि 2005 में 8 में क्या हुआ था। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप महंगाई बेरोजगारी वाला मेरा प्रश्न था जो आप उठा रहे थे, और बीजेपी नहीं करती थी तो आप उनसे पूछते थे, आप खुद क्यों नहीं उठा रहे इन मुद्दों को? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 1 मिनट तक वो बोले और 20 सेकंड में बोलूं। अगर उन्होंने सवाल किया है तो आपके दर्शकों को जवाब भी मिलना चाहिए ना उसका। अब बस बहुत छोटी सी लाइन है, बोलिए चलिए। कि समाजवादी पार्टी उसमें द्वितीय स्थान पे हुई थी, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी बुरी तरीके से हारी थी, 50 सीटों पे सिमट गई थी। तो कितने गुंडे थे और कितने हारे थे 2007 में, ये पहले भाजपा का इतिहास देखो। और 2012 में फिर हारे थे, तो एक बार नहीं, ये लगातार हारे थे और 47 में गिर गए थे। तो अपने इतिहास का सबसे खराब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2007 और 2012 का था। ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जो नहीं जानता है वो टीवी पे ना बैठ के हमको ज्ञान दे। अब दूसरी बात आती है, चंदा चोरी एक इतना बड़ा चीज है जिसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से नीचे तक वो सहम गया है। उसको उम्मीद नहीं थी कि जिस राम भक्त के ऊपर हमने पूरी राजनीति लगाई वो आज पूरी तरीके से धाराशायी है। आज का रिकॉर्ड ये है कि राम मंदिर में चंदा के चढ़ावे में 95% की गिरावट आ गई है। इसका मतलब सबने समझ लिया है कि जो भी लोग अपनी आस्था से पैसे दे रहे हैं वो सब इन चोरों की गड्डियों में जा रहा है। समय कम है, मैं सारे मेहमानों से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी डाइवर्जन पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं, लेकिन रतन लाल जी, जो अभी आशुतोष भी कह रहे थे, वो जो हिंदुत्व जो बेस बीजेपी के रखे, आपको लगता है कि उसको नुकसान पहुंच गया है? और वो राम जो माने जाते थे कि भाई बीजेपी के साथ है, बीजेपी राम मंदिर, राम का बड़ा नाम लेती थी, वो मुद्दा अब हाथ से निकल गया बीजेपी के? नहीं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से इन्होंने बना दिया रणोदित राम, वॉर लॉर्ड राम। तो पहले राम राम जय सिया राम लोग बोलते थे, अब राम को उन्होंने पॉलिटिकल ये सिंबल बनाया। पहले उनके नाम पे राजनीति की, अब पैसा लूट लिया, है ना। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतीक बनाया था पेन और सरस्वती, इन्होंने प्रतीक बनाया फरसा और परशुराम। आप उठा के बिहार उत्तर प्रदेश से हम लोग सब आते हैं, सब परिचित हैं। इन्होंने जो सबसे इंटेलेक्चुअल समाज अपने आप को कहता था, जिसको पंडित नेहरू ने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी, IAS, जज, सब कुछ बनाया, उनको ये लोग दंगाई बना रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो समाज अपने आप को इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प और अग्रणी मानता था, ये इनका कंट्रीब्यूशन। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम एजेंडा की राजनीति करते हैं। आप उठा के देख लो, जितने स्कूल, कॉलेज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, बैंक का नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म, दलितों को राइट्स, प्रोटेक्शन, पट्टे, जमीन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सब में रिजर्वेशन मिला उनको, उनका प्रतिनिधित्व मिला। ये RSS बीजेपी उन सबको लूट रही है, ये है इनकी हकीकत। तो मैंने ब्राह्मण से लेकर और दलित तक आपको बता दिया कि इन्होंने पूरा ब्राह्मणों को, अब उनके बच्चों को मैं बार बार कहता हूँ कि अपने बच्चों को देखिए, आपका बच्चा कहीं दंगाई तो नहीं बन रहा है। मैं शिक्षक भी हूँ, मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ, तो इनका ये कंट्रीब्यूशन है। पूरे देश की हालत, आर्थिक हालत खराब है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, प्रधानमंत्री सिर्फ फर्जी अवार्ड लेने जाते हैं, पूरा दुनिया में जग जाहिर है, अपनी डिग्री दिखाते नहीं है।
तो ये सब हाल है, इसलिए इनसे ठीक है। मुक्त कराना है। आरएसएस और बीजेपी के ठीक है, लोगों निशा चौधरी, चूंकि आखिरी रिमार्क, समय बड़ा कम, किया है। आपके रिमार्क, क्या इस बार चैलेंजेस 27 में बहुत डबल होने वाले हैं? मतलब आप विकास की बात तो कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा मतलब ऑपोजिशन के इस बार बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो आपके सामने खड़े हैं, कैसे पार करेंगे उन मुद्दों को? नहीं, देखिए राजीव जी, जो मुद्दा आया है राम मंदिर का, इसमें करोड़ों भक्तों की एक आस्था है। और एक बात का आप जरूर इस बात को कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही ये पता लगा, वो इमीडिएट राम मंदिर गए और उन्होंने कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जो वो हर किसी क्रिमिनल के लिए कहते हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए अपराध हो, चाहे वो गुंडों के प्रति हो, चाहे वो माफिया के प्रति, उनका बुलडोजर हमेशा ही चला है न्याय के लिए। तो इस मुद्दे पर भी न्याय होगा, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि न्याय होगा। अरुण राजभर, 30 सेकंड्स पे, 30 सेकंड आप देखिए, चार बार सपा की सरकारें थी, नौकरियों में लूट होती थी, और उत्तर प्रदेश की 9 साल की सरकार में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नौकरियां दी जा रही है, और हर वर्ग के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। यहाँ तो एक वर्ग को नौकरी मिल रही थी जब सपा की सरकारें थी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों मिले हुए लोग हैं। ये जो कल तक इनको चिल्लर चिरकुट दिखाई देते थे, और आज वो लोग इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, क्या सपा को फायदा होगा चंदा चोरी से और बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं? आपने मुझसे जी सुधींद्र जी, जी देखिए, ये तो आने वाले चुनाव में एक किसी पार्टी को आप कह दें कि फायदा होगा और एक पार्टी को नुकसान होगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। बेरोजगारी प्रश्न होगा, भ्रष्टाचार होगा, कानून व्यवस्था होगा, विकास का होगा, और साथ में ये भी जो चंदा चोरी का प्रश्न है, ये भी एक रहेगा। पर जो व्यक्ति इन सारे सवालों को समेट सकेगा, एक बेहतर नेतृत्व, पुराना उसका एक इतिहास रहा होगा, उस पार्टी को और उस नेता को ही लोग वोट देंगे। और हम समझते हैं कि शीघ्र चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें सभी लोग टेस्टेड है, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2027 के चुनाव में यूं तो अभी समय है, लेकिन अपनी अपनी तैयारी हर राजनीतिक दल ने शुरू करती है। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश पहुंचे, जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर बवंडर मचा हुआ है। कितना मजबूत करते हैं अपने आप को, कर पाते हैं अपने आप को, ये तो खैर 27 में दिख ही जाएगा।